विधायक की पिटाई, किसानों की एक कैसी लड़ाई। नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई महीनों से किसान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन पंजाब के मलोट में कल जो कुछ भी हुआ वो आंदोलनकारी किसानों की नीयत पर अब सवाल खड़े कर रहा है। मलोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे बीजेपी एमएलए के साथ वहां मौजूद लोगों ने न सिर्फ मारपीट की बल्कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए। सवाल यह भी है कि आंदोलन और विरोध के नाम पर किसी विधायक पर हाथ छोड़ना कहां तक जायज है। बीजेपी ने राज्यपाल से इसकी शिकायत की है और हम भी पूछते हैं कि विधायक की पिटाई, किसानों की एक कैसी लड़ाई, बहस इसी पर। लेकिन उससे पहले आपको घटना की पूरी रिपोर्ट दिखा देते हैं। पंजाब के मलोट शहर में कल शाम जो कुछ भी हुआ वो शर्मनाक है, निंदनीय है, परेशान करने वाला है। अबोहर के बीजेपी एमएलए अरुण नारंग के साथ ऐसी बदसलूकी हुई जिसे जो भी देखेगा हैरान हो उठेगा। एक माननीय विधायक के साथ पहले धक्का मुक्की हुई, उन पर काली स्याही फेंकी गई, उन पर थप्पड़ों मुक्कों की बरसात की गई और आखिर में उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इन तमाम करतूत के आरोपी वो आंदोलनकारी किसान हैं जो नए कृषि कानून के विरोध में वहां जमे हुए थे। सवाल है कि सरकार का विरोध जायज है, सरकार के कानून का विरोध भी जायज माना जा सकता है, लेकिन जनता के जरिए चुने गए प्रतिनिधि पर हाथ उठाने का अधिकार कानून की किस किताब में? पंजाब में कांग्रेस के कैप्टन राज में इस हमले के खिलाफ बीजेपी तिलमिलाई हुई है। सीधा आरोप मुख्यमंत्री पर कि उन्हीं के इशारों पर यह सब कुछ हुआ है। अपनी शिकायत के साथ बीजेपी का दल राज्यपाल वीपी सिंह भदौरिया से भी मिला। अरुण नारंग दा कसूर यह है कि वो अमरिंदर दियां 4 साल दियां नाकामियां गिना ली गई, इस करके हमला आवाज दबाने की कोशिश। कैप्टन साहब, बीजेपी की आवाज ना एमरजेंसी च बंद हुई सी ते ना तुहाडियां गोलियां, लाठियां, डंडे जिहड़े है इस आवाज नूं बंद कर सके। अबोहर के बीजेपी विधायक की पुलिस के सामने सरेआम पिटाई पर बवाल मचा तो आनन फानन में 250 से ज्यादा लोगों पर अनाम एफआईआर भी दर्ज की गई। बीजेपी के विरोधी दल अफसोस भी जता रहे हैं, लेकिन इस शर्त के साथ कि जो कुछ हुआ इसके पीछे की पृष्ठभूमि को भी देखना जरूरी है। किसान नेताओं ने भी मारपीट की निंदा की, लेकिन शायद मजबूरी के साथ। वो 1-2 लोग उसी विचारधारा के थे। हमारे लोग तो विरोध तो करा, काले झंडे दिखाए, लेकिन जो कपड़े फाड़ने वाला जो है वो तो नहीं था। हमारे लोग नहीं कर सकते ये काम। किसानों को जिस तरीके ना प्रवोक किया जा रहा है, ਉਹਦਾ कारण है कि किसान आज मजबूर होकर कानून अपने हाथ च ले रहे हैं और बीजेपी की सरकार को चाहिए है कि एक किसानों का मसला फौरी तौर के ऊपर हल करे। ये कानून व्यवस्था जेकर बिगड़ती है तो ये पीछे सीधा कारण बीजेपी की केंद्र की सरकार है। वजह कोई जो भी बताए, किसान कानूनों में खामियां चाहे जो भी गिनाए, लेकिन अगर किसी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि पर हमला होता है, उसके साथ बर्बरता होती है, तो कहीं से ये जायज नहीं ठहराई जा सकती। सवाल उस पुलिस से भी है जिसके सामने ये सब कुछ हुआ। जब उसके पास जानकारी थी कि बीजेपी के एमएलए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, जब वहां पहले से आंदोलनकारी किसानों ने घेराबंदी कर ली थी, तो पूरी व्यवस्था पहले से दुरुस्त क्यों नहीं की गई? क्या आंदोलन के नाम पर किसानों को कुछ भी करने की छूट है? चंडीगढ़ से सदेन चौहान, मंजीत सहगल और बरनाला से राजेश कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपका परिचय उन खास मेहमानों से करा दें जो हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सरदार आरपी सिंह, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, आलोक शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, प्रेसिडेंट हैं किसान शक्ति संघ के, डॉक्टर वीरपाल सिंह, एग्रीकल्चरल एक्टिविस्ट एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। चौधरी पुष्पेंद्र जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। विरोध जायज है, लेकिन विरोध में हाथ पैर तोड़ना और शर्ट फाड़ना, इसका क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है? और सवाल यह है कि अगर उग्र इस तरह से आंदोलन हो रहा है तो उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? पुष्पेंद्र जी। हाँ, थोड़ा सा मुझे समय दे देना।
बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो भी विरोध है, जो भी आंदोलन है, वो हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से ही कर रहे हैं 4 महीने से। और इसमें 300 किसान भाइयों की इसमें शहादत हो चुकी है। 3 लाख किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं और जगह जगह इनके खिलाफ बोर्ड भी लगे हुए हैं कि भाई आपको घुसने नहीं दिया जाएगा। लेकिन काले झंडे दिखाने तक सब बात ठीक है, नारेबाजी करने तक सब बात ठीक है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेकर के और इस तरह की हिंसा कारित करने का या किसी के कपड़े फाड़ने का या बेइज्जत करने का जो है ये उचित नहीं है। इसके विषय में जैसे टिकैत साहब ने कहा, हम भी इसकी जो है कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। जो कार्रवाई करनी है कानून सम्मत आप उनके खिलाफ कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि लोकतंत्र में यदि इतना बड़ा वर्ग आपसे नाराज होता चला जा रहा है और आप उसकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं और अंत में जो है नाराजगी आपके प्रति बढ़ती चली जा रही है, तो क्या लोकतंत्र है? अब ये इसके विरोध में ये जो घटना हुई है, इनके एमएलए वहां बैठे थे जाकर के धरने पर। अगर ये 3 साल तक इनको कहा जाए 3 साल तक आप यहीं बैठे रहिए, 10, 20, 50 बीच में मर भी जाइए, तो क्या इनकी स्थिति होगी? क्या साइकोलॉजी है? एक भीड़ की साइकोलॉजी आप समझते नहीं है? इतने लोग वहां बैठे हुए हैं, आप उससे वार्ता करने को तैयार नहीं है। किस किस्म का लोकतंत्र यहाँ चल रहा है? चले गए उठ करके वहां बंगाल में चुनाव में चले गए, बांग्लादेश में जो है अपनी राजनीति चमकाने चले गए। इन लोगों से वार्ता करके इसका मामले का हल जल्दी से जल्दी क्यों नहीं निकालते हैं? ऐसा हम हुआ तो क्यों? शांतिपूर्ण। चौधरी जी, ऐसा हुआ क्यों पीटा एमएलए को? ऐसा इसलिए हुआ, जैसे ये गए थे वहां परमिशन लेके गए थे ये कि भैया हम जा रहे हैं कार सेवा करने अयोध्या में, और मस्जिद ढाके आ गए थे। ये गए थे वहां, इन्होंने जो है जो एमएलए के पीटे जाने की तुलना आप मस्जिद ढाए जाने से कर रहे हैं। जो मैं इनको सबक देना चाहता हूँ। ये जो हमारे ऊपर उंगली उठाएंगे ना, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये अपना इतिहास याद कर लें। गोधरा कांड में किस प्रकार का नरसंहार इन्होंने कर दिया था। यहाँ तो 300 आदमी मरने के बाद भी शांतिपूर्ण बैठे हुए हैं, इतनी बड़ी शांति से। और 30 साल पहले एंटी रिजर्वेशन आंदोलन में इन लोगों ने 2 महीने तक पूरे देश को जलाया था। ठीक है, तो आप गोधरा और बाबरी मस्जिद के ढाए जाने की तुलना इस एमएलए की पिटाई से कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि ये गुस्सा भीड़ का है और वो जायज है। मैं ये नहीं कह रहा जायज है। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने तो अति कर दी। हम तो बैठे बैठे मर गए 300 आदमी। कितने आदमी आरक्षण आंदोलन में बैठे बैठे मर गए थे इनके, जो इन्होंने 2 महीने तक पूरे देश को जलाया। जवाब दीजिए, गुस्सा है? मैं अपेक्षा करूंगा, मैंने बड़े ध्यान से और आराम से सुना, ये बीच में टोकेंगे नहीं, क्योंकि ये ज्यादातर जल्दी जब दूसरा व्यक्ति बोलता है तो सहन नहीं हो पाता इनसे। थोड़े दिन पहले रवनीत सिंह बिट्टू को बुलाया था इन्होंने, ये मुझे तारीख ठीक याद है तो 23 जनवरी की बात है, सिंगू बॉर्डर पर। उसके साथ गुरजीत सिंह औजला भी थे, उनके साथ एक विधायक, ये दोनों सांसद हैं, एक विधायक थे जीरा साहब, ये तीनों को बुलाया था। जो यहाँ पर कल अरुण नारंग के साथ हुआ, उसी प्रकार की घटना वहां पर इन्होंने सिंगू बॉर्डर पर हुई थी, वहां पर भी इसी प्रकार से मारपीट हुई। वो तो एक चैनल का कोई एक कॉरेस्पॉन्डेंट था, उसने बचा लिया, तो शायद रवनीत बिट्टू आज हमारे बीच में ना होते। और ये सच बता रहा हूँ, आप चाहे तो वो टीवी के फुटेज दे सकते हैं। 1500 वहां पर टावर उखाड़ दिए, ठीक था। 26 जनवरी के दिन कहा क्या, बक्कल उखाड़ देना, बक्कल उखाड़ देंगे, याद है शब्द? मुझे तो नहीं, इन्हीं के शब्द, बक्कल उखाड़ देंगे। और जब बक्कल उखाड़ दिए तो उसके बाद बोला कि आपने उन पे गोलियां क्यों नहीं चलाई, आपने क्यों नहीं चलाई वहां पर गोलियां? आप गोलियां चला देते, पुलिस के हाथ में बंदूक थी, गोली चलाते जो वहां ऊपर दंगा कर रहे थे, जहां वहां पर जिन्होंने लाल किले पर तिरंगे का अपमान किया, उन पर गोली क्यों नहीं चलाई? या जिन्होंने पुलिस वालों को वहां पर खदेड़ा और पीटा और वहां 20 फुट की खाई में करा, उन पर गोलियां क्यों नहीं चलाई? असल में एक ध्यान से समझना बात को, इनकी पूरी मंशा क्या है कि देश में किसी प्रकार से किसी ढंग से बवाल हो, और मैं आज कह रहा हूं हम ये होने नहीं देंगे। इनकी पूरी कोशिश है, और उसमें कांग्रेस भी सम्मिलित है। ये पूरी चेष्टा है कि देश में बवाल हो, जो 1980 के दशक में पंजाब में हुआ, उसी प्रकार का माहौल वापस खराब हो। अगर 26 जनवरी को गोली चल जाती, जब पुलिस वाले, मैं एक मिनट बात करूं, जब आंदोलन हो, आप ही से सवाल है, जब आंदोलन हो तो जिम्मेदारी सरकार की होती है कि उसका हल निकले, क्योंकि सरकार के खिलाफ है आंदोलन। वो कह रहे हैं कि अब इतने दिनों से बैठे आप कोई हल ही नहीं निकालते, लोगों का गुस्सा बढ़ रहा है। उस पर जवाब दीजिए ना। अल्टीमेटली तो आपके दरवाजे पर है मामला। आंदोलन को शांत करना जो भी सरकार में होता है, अन्ना आंदोलन हो, उसके बाद जितने भी आंदोलन हुए, जवाबदेही या जिम्मेदारी सरकार की होती है ना सर? जी, आपको याद हो ना रामदेव जी के साथ क्या क्या था आधी रात को, किस प्रकार से सारा मामला हुआ था। हम तो वो नहीं करना चाहते ना, परंतु 11 बार हमने बातचीत का सिलसिला किया, बातचीत रखी करी इनके साथ,
और फिर कहा कि अगर आपका मन करे फिर वापस आइए, बातचीत करने को तैयार है, फोन नंबर आपके पास है, जब डायल करिए और बातचीत करने को तैयार है। असल में ये आंदोलन अब आंदोलन कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, बड़ा स्पष्ट बता दूं, ये आंदोलन राजनीतिक है, राजनीतिक तौर पर प्रेरित है। इसमें कांग्रेस पार्टी का खुला समर्थन है। वो इनके नेता कांग्रेस के ट्रैक्टर पे घूमते हैं, इनके नेता कांग्रेस की सभाओं में जाते हैं, इनके नेता कांग्रेस के सभा में जाते हुए भाजपा का विरोध करने जाते हैं। तो राजनीतिक आंदोलन है, ये करते रहे। परंतु एक बात मैं आज बड़ा स्पष्ट कह दूं, ये जो भस्मासुर कैप्टन साहब पाल रहे हैं ना, ये इनके सिर पर वापस आएगा। ये जो भस्मासुर पाल रहे हैं, जिस ढंग से ये सोच रहे हैं कि हम ये वहां पर बवाल करा कर लेंगे, ये वापस रुकने वाला नहीं है। ये वापस जल्दी पुष्पेंद्र जी इसका जवाब दीजिए, उसके बाद में फौरन आलोक जी आपके पास आऊंगी, क्योंकि सीधा उंगली अब उन्होंने उठा दी है कैप्टन अमरिंदर पर। जल्दी से पुष्पेंद्र जी, क्या ये उनका ये आरोप है कि कांग्रेस के पनाह में उनके शह पर आप लोग इस आंदोलन को कर रहे हैं? आप उनके नेता बैठते हैं आपके ट्रैक्टर में, बीजेपी वाले जाते हैं तो आप पीट देते हैं। इन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि ये तो किसान हो ही नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। और बार बार आप कहते हो ये आंदोलनकारी भी किसान नहीं है, किसान तो अपने खेत में काम कर रहा है। तो खेत में काम कर रहा है वो असली किसान है, ये नकली किसान होंगे या इनके कार्यकर्ता होंगे, या जैसा वो सिद्धू इनका आदमी निकला था ऐसा इनके कुछ आदमी उकसाने वाले होंगे। ये भी बात भी तो जांच में निकल के आ सकती है बाद में। जिस तरह के ये प्रपंच करते हैं अपने आदमी, या संजीव बॉर्डर में भेज करके इन्होंने पथराव कराया था। लेकिन पुष्पेंद्र जी, जब संजय राउत आते हैं, जब विपक्ष के नेता आते हैं, तब तो आप लोग गले मिलते हैं, फोटो सेशन चलता है वहां पर। बीजेपी वाले एमएलए आने पर उसको पीट देते हैं। तो समझना पड़ेगा ना कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, बीजेपी के खिलाफ आंदोलन हो रहा है। बीजेपी वालों को जब कह दिया कि भाई आप इसका हल निकाल लो, आपका हम विरोध कर रहे हैं, आप हमारे बीच में मत आओ, फिर भी ये घूम रहे हैं और फिर भी आ जाएंगे तो पीट देंगे। अगर आप विरोध करें हमारे बीच में मत आओ। अब सुनिए, अभी आपने कहा कि आके बात क्यों नहीं करते? एक सेकंड आरपी से, अभी आपने कहा कि बात क्यों नहीं करते हैं और बीच में आएंगे तो आप कह रहे फिर तो क्यों आ गए बीच में, तो आप पीट देंगे। मैंने कहा है, ये तो आप कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ इन्हीं के आदमियों का जो है ये ड्रामा निकलेगा बाद में, देख लेना आप कि भाई इन्होंने अपने आदमी भेज करके 4 लोगों से पथराव करा दिया और लोगों को उकसा दिया कर दिया। तो वो जांच का विषय है। इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिसमें यही निकले बाद में, अंत में इसके पीछे कोई ना कोई साजिश निकलेगी। आलोक जी को एक बार, उसके बाद से आरपी सिंह साहब मैं फौरन आपसे जवाब लूंगी। आलोक जी, उनका कहना है कि कैप्टन के शय पर ये हो रहा है और ये भस्मासुर जो वो पाल रहे हैं वो एक दिन उल्टा उन्हीं को पड़ेगा। देखिए, मुझे लगता है अंजना जी, ये विषय बहुत गंभीर है। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है कि एक चुना हुआ नुमाइंदा उसके साथ इस तरह की घटना हो। इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। हमने 300 से ज्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर की और 307 धारा लगाई। 307 मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर। ये बिहार नहीं है कि वहां पर पुलिस जो है महिलाओं को, विधायकों को घसीटकर बाहर खींचेगी और बीजेपी के विधायक बाहर खड़े होकर हंसेंगे। ये बिहार नहीं, ये पंजाब है। पहली चीज। दूसरी चीज, कैप्टन साहब की बात आपने कही, हमने तो पूरी तरह से देखिए, अभी भी विजुअल्स आज तक पे चल रहे हैं। पुलिस हर कोशिश कर रही है कि उसको बचाया जाए और पुलिस ने ही उनको बचाया है, नहीं तो उनकी जान को खतरा था। अब आते हैं कि क्या कारण है कि नक्सली कहा गया, उनको आतंकी कहा गया, खालिस्तानी कहा गया। एक दिल्ली के सांसद थे जिन्होंने उनको बेवड़े कहा और वही सांसद 2 घंटे के बाद अमित शाह जी को माला पहनाते हैं महरौली में। पानी इनके ऊपर बौछार, लाठीचार्ज इनके ऊपर, आंसू गैस इनके ऊपर, चीन से फंडिंग, पाकिस्तान से फंडिंग, इनकम टैक्स के नोटिस, ये सब भी तो कांग्रेस नहीं दिए। अब कह रहे हैं साहब कैप्टन साहब के इशारे पे हुआ है। अरे साहब, वहां पर आपको याद होगा जेजेपी के एक विधायक ने कहा था कि हम विधायकों को अब लोहे के अंडरगारमेंट्स लेके जाना पड़ेगा, वो भी विधायक हमारा ही होगा। हालात आप समझ नहीं रहे कि किसान कितना आपसे नाराज है। इन्होंने कहा रामदेव, अरे भाई लाला रामदेव अगर योग के लिए रामलीला मैदान बुक कराएंगे और लाला रामदेव फिर उसमें कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलेंगे तो स्वाभाविक है कि अगर वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आएगी तो एक्शन लिया जाएगा और ठीक लिया गया। अन्ना आंदोलन और उसके पीछे बीजेपी और आरएसएस नहीं खड़ी थी क्या? हम आज पूरी तरह से किसानों के साथ खड़े हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हम पीछे हैं। 300 लोगों के से ज्यादा के खिलाफ एफआईआर हुई है, जांच होने दीजिए। बीजेपी के और अकाली के लोग मिलेंगे इसके अंदर। आप देखिएगा किस तरह से लाल किले के ऊपर जो हुआ वो भी कांग्रेस ने करा दिया था। अरे भाई, दिल्ली पुलिस यहां पर खड़ी होकर देख रही थी चारों तरफ से। आप कह रहे हैं कि साहब इनकी तो ये किसान ही नहीं है, मुट्ठी भर लोग आ गए हैं, किसान तो खेतों में काम कर रहा है। आपने 11-12 दौर की मीटिंग की सिंह साहब, ये बिना एजेंडे के। क्या एजेंडा था आपका? वो कह रहे हैं कि एक बार इसको रद्द कर दीजिए, हमसे बात कीजिए उसके बाद। नहीं, रद्द तो हम किसी कीमत पर नहीं करेंगे। क्या अडानी अंबानी से या किसी और बिजनेस घराने से आप लोगों ने टोकन पकड़ रखे हैं क्या इन किसानों के खिलाफ? देश की राजधानी के ऊपर 10 लाख किसान बैठा है पिछले 5 महीने से और जिम्मेदार कांग्रेस है। आप लोगों को कहते हुए भी शर्म नहीं आती? कनाडा से फंडिंग आ गई है, यही सिंह साहब कह रहे थे मुझे एक बार
कि बाहर के देशों से फंडिंग आ रही है और तमाम चीजें। मुझे बताइए कि एनआईए के नोटिस कब भेजेंगे कि जिन लोगों ने कपड़े फाड़े हैं उनके खिलाफ एनआईए के नोटिस भेजिए, जांच करवाइए किसने पैसे लेकर कपड़े फड़वाए। अरे भाई आप सीरियसनेस को समझिए, अन्नदाता है वो, अन्नदाता है वो। कब तक आप झूठ बोलेंगे? 250% खाद के कट्टे की कीमत बढ़ा दी आपने, लाखों करोड़ रुपए डीजल के ऊपर बढ़ा लिया। भाइयों बहनों मित्रों, डबल कीमत कर देंगे हम, किसान की आय दुगनी कर देंगे। भाई कैसे हो जाएगी? आय तो लगातार घट रही है। आप ही के लोगों ने कहा ना ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पता नहीं क्या क्या है ये। अगर एक होंगे तो मैं बोलकर फिर मैं बीच में टोकना नहीं चाहता, अपनी पूरी भड़ास निकाल ले, जितना झूठ बोलना झूठ बोले, मैं ये पूरा कर ले फिर बोलूंगा। जब ये पूरा कर लेंगे फिर मैं शुरू कर दूं। मुझे छूट है, मैं बोल दूं? बोलिए बोलिए। जी धन्यवाद। मैंने अभी आपको बताइए ना, मैं सांसद का नाम बताऊंगा जिन जिन सांसदों ने कौन कौन सी शब्दावली का इस्तेमाल किया है। हम बिल्कुल इस घटना की बिल्कुल भर्त्सना करते हैं, नहीं होनी चाहिए सिंह साहब, लेकिन ऐसी नौबत क्यों आ रही है? आप लोगों को बिल्कुल कोरोना की भी नहीं पड़ी, आप चुनाव लड़ रहे हैं विदेशों में जाकर, थोड़ा सा भी आप लोगों को वो नहीं आ रहा है। उत्तर दें आप, किसानों की समस्या क्या पाकिस्तान या चीन सुलझाएंगे या हिंदुस्तान की सरकार सुलझाएगी? ठीक है, अब सांस उत्तर लीजिए, दीजिए आप। आरपी सिंह जवाब 4 महीने से ज्यादा हो गए, देश की राजधानी पे किसान बैठे हुए हैं। जी जवाब दीजिए आरपी सिंह साहब। इसके बाद रामलीला मैदान का अगर भाषण का खत्म कर तो मैं उत्तर दे दूं। टीवी डिबेट नहीं चल रही है, रामलीला मैदान का भाषण चल रहा था। मुद्दे की बात करें, इनके सांसद रवनीत बिट्टू ने क्या कहा था, जरा 23 जनवरी का मैं चाहूंगा आपके यहाँ का ऑडियो निकाल लेना चाहिए, पता लग जाएगा किसने खालिस्तानी कहा था। पहली बार खालिस्तानी नहीं, कई बार रवनीत बिट्टू ज्यादा पावरफुल है या मोदी जी और अमित शाह केंद्र की सरकार ज्यादा पावरफुल है? मैं आप इस बात का उत्तर दीजिए। क्या रवनीत बिट्टू की जिम्मेदारी है कि हम किसानों का वो सॉल्यूशन निकालेंगे? अगर किसी सांसद को कोई चीज पता चली और उसने केंद्र सरकार को आगाह किया, कैप्टन साहब भी अमित शाह से मिलकर गए थे, याद है आपको? नंगे हो गए आप, अभी खुद ही नंगे हो गए, खुद ही नंगे हो गए, सुधारिए। अरे खुद ही नंगे हो गए आप, मुझे थोड़ा नंगा करना पड़ा, खुद ही नंगे हो गए, आपने खुद मान लिया। फिर वही क्या शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे आपने कहा ना अभी रवनीत बिट्टू की बात, मैं ये नहीं कह रहा, मैंने आपने कही अरे भाई आप मुझे बताइए क्या रवनीत बिट्टू, आप बार बार रवनीत बिट्टू रवनीत बिट्टू रवनीत बिट्टू, इससे आगे भी गाड़ी को बढ़ाइए ना। अच्छा दीप सिद्धू कौन है? दीप सिद्धू मामा लगता है आपका? दीप सिद्धू क्या लगता है? मैंने कुछ नहीं कहा, रवनीत बिट्टू ने क्या कहा है? मुझे केवल ये बताइए कि अमित शाह और मोदी जी ज्यादा पावरफुल है या रवनीत बिट्टू के ऊपर आप सारी तलवार टेक देंगे जाकर? वो सुरजेवाला दीप सिद्धू की वकालत क्यों कर रहा था? अरे भाई आप मुझे केवल ये बताइए, दीप सिद्धू दिल्ली पुलिस को कौन से पार्क में घूमते हुए मिला था? वकील किसके लिए नहीं है? नहीं, दीप सिद्धू कौन से पार्क में घूमता हुआ मिला था? दिल्ली पुलिस को बताएंगे जरा कहां पर अरेस्ट हुआ था वो? आपका आदमी था वो। 20 दिन तक आप लोगों ने उसको छुपा कर रखा। लाल किला सुरक्षित नहीं है, दूसरे लोगों के ऊपर आप लोग किस तरह से आरोप उठाते हैं, उंगली उठाते हैं। सोचिए जरा, आपके विधायकों की क्या हालत हो गई है। और केवल वो चाहे बीजेपी का हो चाहे किसी पार्टी का विधायक हो, विधायक वो चुना हुआ विधायक। अरे भाई आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि एक विधायक की जो हालत हो रही है इसके लिए जिम्मेदार आप क्यों नहीं है? राहुल गांधी ने आदेश दिया, आपकी सरकार केंद्र में है, आपके विधायक की हालत अगर किसान कर रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? 1000 करोड़ जांच होने दीजिए, आपको लोग निकलेंगे इसके अंदर। ये जो आपके बगल में बैठे हुए ना किसान, इनमें से मुझे लगता है कर्जा माफ नहीं किया अगर हमने तो हमारे ऊपर किसान नाराज होगा ना, वोट नहीं देगा हमें, हम उसको खेलेंगे। हमने कर्जा माफ किया है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तमाम राज्यों में जहां हमारी सरकार आई है हमने वहां पर कर्जा माफ किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो और मध्य प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो। लेकिन दुर्भाग्य है सिंह साहब, आप आज के मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, इस दौर के बाद भी आप भटकाना चाहते हैं। तू में किसानों की कौन सी भलाई हो रही है? अब तो इतने महीने निकल गए, ठंड से घोर गर्मी में अब वो बैठे हैं। मैंने उनको बहुत सुना है, मेरे भाई 2 मिनट का समय दीजिए। देखिए पंजाब के अब और के अमोठ में जो एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ जो घटना हुई है, उस कुछ सीमित लोगों ने जो 200-300 जो आप बता रहे हैं, ये आलोक जी बता रहे हैं 200-300 लोगों के ऊपर FIR दर्ज किया है, उन लोगों ने देश के 14 करोड़ किसानों के ऊपर उनकी इज्जत पर बट्टा लगा दिया। मतलब देखो कितनी बड़ी घटना करी कि चुने हुए प्रतिनिधि के ऊपर ऐसा काम करना बहुत। जांच होने दीजिए, पता चलेगा बीजेपी के लोग हैं। जैसे दीप सिद्धू निकला था ना मोदी जी के साथ खड़ा हुआ, देखा आप लोगों ने करने के लिए, लेकिन किसान भी एडमेंट हो रहे हैं इस बात पर। किसानों को भी इतनी एडमेंट नहीं होना चाहिए, किसान को भी समझना चाहिए और सरकार को भी समझना चाहिए। लगभग 4 महीने हो चुके इस बात को,
अब सरकार को भी बैठकर किसानों को भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। वो बिल्कुल जो किसानों के बिल रद्द करने के लिए कह रहे, वो ठीक बात नहीं है। वो जायज इनकी डिमांड नहीं है, उसमें संशोधन हो रहा है, MSP मिल रही है, तो किसानों को जरूर सोचना चाहिए। देखो कितना बड़ा धब्बा लगा किसानों के ऊपर में, देश के 14 करोड़ किसानों को शर्मसार हो गए हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए। देखो आलोक जी दिखा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, और ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन आलोक जी जैसे आपकी बराबर में बैठ, ये वो दीप संधू है जिसने लाल किले को कलंकित किया था। ये वो दीप संधू है जो मोदी जी के साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवाता है। और कृषि विशेषज्ञ महोदय, आप बीजेपी की कितनी ही वकालत कर रहे हैं। वीरपाल जी की बात पूरी होने दो। काम करने के लिए तैयार है, अब रबी फसल कटने के लिए तैयार है। किसानों के पास वैसे ही टाइम नहीं है कहीं भी जाने के लिए, किसान अपने खेत में रहेगा इस समय। लेकिन ये जो धरना चल रहा है, इस धरने को बिल्कुल खत्म करना चाहिए जल्दी में ही। सरकार को भी सीरियस होना चाहिए और किसानों को तो उससे भी अधिक सीरियस होना चाहिए, ताकि किसान भाई सभी समझो। बहुत दिन हो चुके, बहुत किसानों की शहादत हो चुकी, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। किसान भाई को तो समझना ही पड़ेगा जब ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोग जवाब दे रहे हैं, ताकि आगे भी काम कर सके सारे देश की, किसानों के ऊपर ही सारे देश की। ठीक है वीरपाल जी जवाब सुनिए। ठीक है, आपने सही बात कही, अब जरा जवाब सुनिए। हाँ देखिए, जब कोई निर्दयी सरकार, क्रूर सरकार, निर्लज सरकार, ढीठ सरकार, शब्द ये कड़े हैं पर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आपके दरवाजे पे आके बैठ गए किसान और मरते चले जा रहे हैं, धीरे धीरे शहादत होती चली जा रही है, उसके बाद भी आप कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कांग्रेस के पैसों पर, कांग्रेस के एजेंडा पर राजनीति करो। शिक्षा दे रहे थे थोड़ी देर पहले, किसी के बीच में ना बोलेंगे। अब हमारे बीच जब आप कांग्रेस से पैसे लेकर कांग्रेस के एजेंडा पे काम करो तो ऐसा ही होगा। आप कांग्रेस के एजेंडा पे काम करते हैं, आपको पैसा कांग्रेस देती है, उनको पूरी कर लेने दीजिए बात। क्यों बात करने दो, ये कांग्रेस कांग्रेस के एजेंडे से, कांग्रेस के पैसे से काम कर रहे हैं। मैं सब कह रहा हूँ, इनके मंचों से कांग्रेस के लोग आते हैं, इनके नेता कांग्रेस के ट्रैक्टर पर बैठकर घूमते हैं। ये जो कट्टर कांग्रेस है, अरे ये झगड़ा कांग्रेस का है, हम निकल लेंगे कांग्रेस से। और आपसे भी चिंता मत करो, आप किसान नहीं हो, आप किसान नहीं हो, आप नकली कहाँ से किसान हो गए, आप कहाँ से किसान हो गए? नहीं, ये किसान ही नहीं है। अरे मैं कह रहा हूँ तुम किसान ही हो भैया, तुम तो किसान ही नहीं हो। चलो ठीक है, अरे तुम तो कांग्रेस से पैसे उठा रखे हैं, तुमसे सर्टिफिकेट लेने की मुझे आवश्यकता नहीं। दीप सिद्धू की वकालत सुरजेवाला चल रहा था। अरे मैं क्या बैठो सुन लिया। अरे आप हुआ है ना वेस्ट बंगाल, हुआ है, आप कहीं के घूमा जाइए, कोई 200 लोग नहीं मिलते, जितने लोग आपके मंच पर होते उतने लोग सामने होते हैं आपके। अरे जितने लोग आपके मंच पर सामने होते हैं। नहीं, ये ठीक है। आरपी सिंह साहब, आपने अपनी बारी में बोला, किसी ने आपको नहीं टोका था। आरपी सिंह जी प्लीज, ठीक है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, यहीं से पूरी चर्चा को आगे लिए चलेंगे। जो वीरपाल जी कह रहे हैं, सवाल ये है कि पूरा किसान आंदोलन उसकी साख पर बट्टा लगता है जब इस तरह की घटना होती है। चुने हुए प्रतिनिधि को, किसी भी व्यक्ति को, एक आम आदमी भी हो, हाथ उस पर आप नहीं छोड़ सकते हैं, और ऐसा हुआ है तो ये गलत है। तो किसान आंदोलन के दौरान वहां पहुंचे एक पंजाब में विधायक की, बीजेपी के विधायक की पिटाई को लेकर बवाल है। लेकिन इन सब के बीच होली तो पुष्पेंद्र जी एक बार फिर आंदोलन के बीच ही मनेगी। अब जो सवाल तमाम उठ रहे हैं, इन सब पर जवाब तो देना होगा। आप जो वीरपाल जी कह रहे थे उस पर जवाब मिला। आरपीएन सिंह साहब मैं आऊंगी, प्लीज एक बार पुष्पेंद्र जी को बोलने दीजिए। सवाल यह है कि सरकार को जितना कोसना हो आप कोस सकते हैं, लेकिन इस बीच एक रास्ता निकालना भी तमाम नेताओं की जिम्मेदारी है जो संगठनों के मुखिया हैं अलग अलग जगहों पर। जी बिल्कुल ठीक है। हमने इनको एक बात कही थी, मेरी स्वयं मंत्रीगण से जब वार्ता हुई थी 2-3 बार, मैंने खुद कहा था कि भाई एमएसपी की जो लीगल गारंटी है, कम से कम आप उसकी घोषणा कर दें, और जो ये कानून है इनको लंबे समय तक आप सस्पेंड करके एक कमेटी बना सकते हैं। उसके बाद सुनवाई करने के लिए जो है गुडविल जेस्चर हो जाएगा कि आपने एमएसपी की एक डिमांड, जो मेन डिमांड है, इससे नीचे कोई खरीद परचेज जो है नहीं होगी, सारे देश के किसान को एमएसपी मिलने लगेगा, इसको आप कर दीजिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अच्छी कीमत अगर किसान को मिल जाएगी तो आपको क्या तकलीफ है? आप तो स्वयं चाहते हैं कि किसानों की आमदनी दुगनी हो। अरे जब उसको अच्छी कीमत मिलेगी फसलों की, तभी तो आमदनी दुगनी होगी। ठीक है, कानून सस्पेंड करना, एमएसपी की गारंटी, ये दोनों बातें वो कह रहे हैं। इस पर जल्दी से आरपीएन सिंह साहब आपका कमेंट। जी पहली बात, मेरा नाम आरपी सिंह है। आरपीएन सिंह कांग्रेस के नेता हैं बड़े, वो कोई बात नहीं। देखिए कैसी दुविधा है पंजाब में, आज भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, और इससे जो हम लाए इससे बुरी है। हमने किसानों के पक्ष में की है,
वो अडानी और अंबानी के पक्ष में जो पंजाब ने कर रखी है अपने यहाँ, परंतु गाना गाएंगे। किसी एक किसान की जमीन जा नहीं रही है, रोज गाना गाते हैं। मैं एक चीज और बता रहा हूँ, ये जो मंडी के लेकर कहानी है ना, मंडी आ जाएगी नहीं, वो पता है आपको, मंडी भी लोकल गवर्नमेंट के हाथ में है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के हाथ में कि मंडी किसी को नहीं कर छूट देगा या नहीं देंगे। वो चाहेंगे तो कोई नहीं मंडी नहीं आएगी। परंतु उसके चलते हुए बीजेपी के नेताओं पर हमले, अब ये कहने के 300 लोगों को पकड़ा। इससे पहले अश्विनी शर्मा जी हमारे वहां के प्रधान है, हमारे अध्यक्ष है, उनके ऊपर हमला हुआ, एक आदमी नहीं पकड़ा। उसमें कांग्रेस का नेता सुखविंदर सिंह वहां था, उसमें उसको नहीं पकड़ा। टांडा में हुआ, फिरोजपुर में हुआ। पर मैं जो हकीकत है, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफी का वादा किया था कैप्टन साहब ने, गुटका साहब की कसम खाकर, और गुटका साहब की कसम खाई थी गुरुद्वारे की तरफ इशारा कर कि मैं कसम खा रहा हूं 90,000 करोड़ का कर्जा माफी कर दूंगा। इनको बोलिए ना, एक बार जाए कैप्टन साहब के द्वारे और बोला आपने गुटका साहब की कसम खाई थी 90,000 करोड़ का कर्जा माफ करूंगा, किस दिन माफ करेंगे? नहीं बोलेंगे बिल्कुल भी, ये किसान नेता नहीं बोलेंगे, क्योंकि इनकी मिली भक्त है। मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं। और जहां तक एक मिनट ये दीप सिद्धू की बात बार बार करते, मैं दीप सिद्धू का मन में स्पष्ट कर दूं। 16 जनवरी को ये सुरजेवाला दीप सिद्धू के पक्ष में बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि वो उसके खिलाफ जो नोटिस किया गलत किया। ये सुरजेवाला का बयान आपके चैनल का मैं आपको भेज दूंगा, आपके चैनल पे चला। सुरजेवाला ने कहा तो, और कैप्टन साहब ने 70 वकील दिए हैं जिन लोगों ने वहां पर तिरंगे का अपमान किया था लाल किले पे। सुरजेवाला जी के कहने से सर थोड़ी ना कोई दोषी बनेगा या निर्दोष होगा। नहीं, वो तो आपकी पुलिस और आपकी एजेंसी को करना है ना। मैं जो अंजना बहन जो मैं कह रहा हूँ, वकालत भी तो यही करते हैं। ये फिर वकालत क्यों करते हैं? वकालत मैं पूछता हूँ, ये वकालत सिख फॉर जस्टिस के बिहाफ पे कर रहे थे या राहुल गांधी के कहने पे कर रहे थे? ठीक है, एक बार जवाब दीजिए जल्दी से आलोक जी, फिर आ रही हूँ पुष्पेंद्र। अंजना जी, मुझे लगता है कि दीप संधू जो है ना, वो यहाँ पर नेहरू पार्क में घूम रहा था, दिल्ली पुलिस को मिल गया। अरे भाई, केंद्र की सरकार बताए कि दीप संधू किसका आदमी का कहाँ पकड़ा। आज तक दिल्ली पुलिस ये क्लैरिफाई नहीं कर पाई। अरे भाई, ये तो बता दो कहाँ पकड़ा वो। अरे भाई, मुझे केवल ये बता दो, दीप संधू को दिल्ली पुलिस ने कहां से अरेस्ट किया, किस बीजेपी के लीडर के घर से अरेस्ट किया? क्यों आकर खड़े हो गए? आप मुझे केवल ये बता दीजिए, दीप संधू को कौन से बीजेपी के लीडर के घर से अरेस्ट किया गया है? आप नहीं बताएंगे, आप बोलते रहेंगे, आपकी आदत है। दूसरी चीज, अरे भाई सुनिए ना, आरपी सिंह साहब, आप उम्र में इतने बड़े हैं, सुनिए जरा शांति से। देखिए, आपके बीच में मैं नहीं बोला, अंजना जी इनको शांत कीजिए। देखिए, इनको आज बुरा लग रहा है कि एक विधायक के कपड़े फाड़े गए, मुझे भी बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा है। नहीं, आप सुनिए ना, आरपी सिंह साहब, आप एक ही बात को 4 बार रिपीट कर चुके हैं, आपके बात में कोई दम नहीं। सुनिए ना, रणदीप सिंह जी ने कभी भी किसी दीप संधू का कोई वकालत नहीं की। आप सुनिए ना भाई, उत्तर आप सुनिए ना, हमने कभी दीप संधू की वकालत नहीं की। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, दीप संधू कौन से बीजेपी के लीडर के यहाँ से दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया था, उस जगह का नाम बता दीजिए हमें, पहली चीज। दूसरी चीज, आज आपको लग रहा है कि एक विधायक के कपड़े फटे हैं, हमें भी बुरा लग रहा है। हम भी चाहते हैं विधायक और सांसद बनना, और हम भी चाहते हैं कि इस तरह की चीज चुने हुए नुमाइंदों के साथ ना हो। लेकिन जब तमिलनाडु से हजारों किसान कपड़े उतार कर पैदल चलकर आए थे और जंतर मंतर पर तमिलनाडु से 6 महीने तक किसान बैठे रहे थे, नहीं, आप देखिए, जब आप बोल रहे थे फिर किसी ने नहीं टोका आपको, जब आप बोल रहे थे फिर किसी ने नहीं टोका। सिंह साहब, ये ठीक नहीं है, प्लीज। अंजना जी धन्यवाद, धन्यवाद अंजना जी। देखिए, तमिलनाडु से जब हजारों किसान कपड़े उतार कर प्रदर्शन करते हुए जंतर मंतर पर आए, 6 महीने यहां बैठे रहे, तब इनको कपड़ों की कीमत समझ नहीं आई। आज की कपड़ों की कीमत समझ आ रही है। मैं भी मानता हूं गलत हुआ है, विधायक के साथ नहीं होना चाहिए था, ना बिहार के विधानसभा में जो हुआ वो होना चाहिए था, और ना जो आज हुआ है ये होना चाहिए था। उसके बाद नहीं, आप मुझे आरपी सिंह साहब, अरे आरपी सिंह साहब सुनिए ना, आप फिर बीच में बोल पड़े। आज आप लोगों के बिल्कुल पूरी तरह से आप लोग बेनकाब हो रहे हैं। आपने उसके कपड़े, अंजना जी प्लीज शांत कीजिए इनको, देखिए प्लीज शांत कीजिए इनको, ठीक है, प्लीज शांत कीजिए अंजना जी इनको। आरपी सिंह जी, मैं तथ्यों पर बात करूंगा। दूसरी बात, अभी 4 दिन पहले एक किसान नेता अहमदाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अरे भाई, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन ली कि नहीं अंजना जी? आपने इस हल्ला बोल की परमिशन ली थी कि नहीं बीजेपी से? मुझे केवल ये बताइए कि एक किसान इस देश के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता, उसको पुलिस उठाकर ले जाएगी, फिर आप कहते हैं कि हमारे विधायक पर अटैक क्यों कर दिया किसान ने?
मुझे नहीं पता वो किसान हैं या कौन लोग हैं, मुझे नहीं लगता किसान ऐसा काम कर सकते हैं। जरूर बीजेपी के एजेंट मिलेंगे, लेकिन मुझे बताइए, आप एमएसपी की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट सर, एक मिनट। इसी शो पर बीजेपी के एक बड़े प्रवक्ता ने मुझे मेरे सामने बात कही थी, नहीं पराली जलाने के मामले में। आरपी सिंह साहब सुनिए ना, तथ्यों पर बात नहीं करना चाहते। दुर्भाग्य यही है, बीजेपी तथ्यों से भागती है, हिंदू मुसलमान करके केवल काम करना चाहती है। नहीं, अंजना जी से पूछिए, पराली जलाने पर और बिजली के बिलों पर इन्होंने कहा हमारी सहमति बन गई है। कहा गया था चौथी मीटिंग के बाद, इनसे पूछे वो ऑर्डर कहाँ है आज तक कि पराली जलाने पर किसानों पर बिल वो। अरे बताइए ना कि केस दर्ज नहीं होंगे। आप लोगों ने कहा, वो झूठे नरेंद्र तोमर ने कहा कि हमारी 2 मुद्दों पर, 4 में से 2 मुद्दों पर हमारी सहमति बन गई है। बताइए वो 2 सहमति जो बनी थी, अंजना जी से पूछिए। आप किसानों को ठग नहीं सकते, आप किसानों को धोखा नहीं दे सकते। जो सहमति बनी थी, क्या किसानों को ठग रही है सरकार? पूरी क्या किसानों को ठग रही है सरकार? वीरपाल एक सेकंड वीरपाल जी, कि वो पराली क्या किसानों को ठग रही है सरकार? आपने भी कहा किसान सरकार दोनों को गंभीर होना होगा। किसानों के ऊपर क्या किसानों को ठग रही है सरकार? जो आलोक शर्मा कह रहे हैं उसमें दम है। क्या कहा, रिपीट करना प्लीज। आलोक शर्मा जी कह रहे हैं कि किसानों को ठग रही है सरकार, सही कह रहे हैं? नहीं, ये गलत कह रहे हैं। आलोक जी को कुछ पता नहीं है। आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कृषि विशेषज्ञ हैं, पराली जलाने और बिजली के बिल वाला ऑर्डर कहाँ है? लेकिन मैडम देखो, मैं आपको बताता हूँ, किसानों को सरकार को बैठ के दोनों को एक प्लेटफार्म पे बात करनी पड़ेगी। अरे भाई, होनी चाहिए। हमारे टाइम में आंदोलन हुआ होता तो जिम्मेदार क्या बीजेपी थी? बेइज्जती हुई है, उसकी बेइज्जती कैसे वापसी आएगी? 12 दौर की बातचीत केवल किसानों को गुमराह करने के लिए थी। किसान की बिना एजेंडे क्या बातचीत कर रहे हैं? उसकी जो इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है। केवल ये बताइए वीरपाल सिंह साहब कि जो फैसले 2 मुद्दों पर हुए थे, अंजना जी से पूछिए ना सीधा सवाल, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर कहाँ है? तो किसान बहुत भोला वाला है। आप हमें वीरपाल सिंह साहब जो पराली जलाने वाला, बिजली के बिल वाला जो था, कृषि मंत्री ने, इसके आदरणीय कृषि मंत्री जी ने कहा था कि हमारी सहमति बन गई है, वो ऑर्डर कहाँ है? किसान को एडमेंट होना चाहिए। वीरपाल सिंह जी, वो ऑर्डर कहाँ है पराली जलाने वाला और बिजली के बिल वाला? उसका उत्तर दे दीजिए। ठीक है, अल्टीमेटली यही होगा। ठीक है, आपकी आवाज कट रही है वीरपाल जी, आपकी आवाज कट रही है। आरपी सिंह साहब वो कह रहे हैं कि पराली जलाने को लेकर समझौता हुआ था। पुष्पेंद्र जी, ये खबर तो मीडिया को भी बताई गई थी कि उस पर समझौता हो गया है। बिजली के बिल और पराली 2 पर समझौता हुआ था, वो ऑर्डर कहाँ है अंजना जी? चौधरी जी, 90,000 करोड़ रुपए का खर्चा केंद्र सरकार बताए वो ऑर्डर कहाँ है? एक सेकंड। अरे 90,000 करोड़ रुपए का खर्चा। अरे भाई, हमारी जब सरकार वहां पर चुनाव में जाएगी तो हम देखेंगे। हमने अगर नहीं माफ किया होगा तो वोट हमें नहीं मिलेगी। हमने माफ किया है, हमें वोट मिलेगी। आपके विधायकों के साथ बदसलूकी हो रही है, वो उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रही। हो गई आप लोगों की चिल्ला चिल्ली हो गई। अब हो गई सबकी चिल्ला चिल्ली, सबको समझ में आ गया। आप लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए किसी से भी लड़ सकते हैं, खूब चिल्ला सकते हैं टीवी पे, सबको समझ में आ गया। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह, बिजली बिल और उस पर सहमति बनी थी क्या कोई लिखित आप लोगों को आश्वासन मिला था उस वक्त? नहीं, कोई सहमति नहीं बनी थी और बिजली बिल तो अभी आया भी नहीं था, उन्होंने कह दिया था। और मेन मुद्दा जो था वो एमएसपी का था और जो है काले कानून वापस लेने का था। सरकार ने कहा था लिखित गारंटी हम देने को तैयार है एमएसपी पर। नहीं, इन्होंने कहा था एग्जिस्टिंग सिस्टम जो है वो चालू रहेगा। तो अभी एक पराली जलाने का जल्दी से, अरे हर एक व्यक्ति के बीच में आप बोल करके सारा डिबेट आपने डिस्टर्ब कर दिया। बारी से जल्दी से पुष्पेंद्र जी बताइए। सुन लीजिए पुष्पेंद्र जी जल्दी से बताइए, एमएसपी पर क्या कहा था कृषि मंत्री ने किसान संगठनों के नेता? एमएसपी पे इन्होंने ये कहा था कि एग्जिस्टिंग सिस्टम चलता रहेगा। हमारी मांग वो नहीं थी, हमारी मांग ये थी कि जो भी खरीदे किसानों की फसलों को वो एमएसपी से नीचे ना खरीदे। कानूनी गारंटी, ठीक है, कानूनी गारंटी। जल्दी से सिंह साहब एक रिस्पॉन्स इस पर। होली मनेगी, होली किसानों की मनेगी सड़क पर, एमएसपी की जो बात वो कह रहे हैं उस पर जल्दी से एक रिस्पॉन्स। ब्रेक का टाइम हो गया। मुझे कह रहे हैं आप? जी आरपी सिंह जी, इनको बोलो 32 किसान यूनियन है, एक चिट्ठी लिखकर दे दे कि हमारी ये मिनिमम मांग है, हम इस पर राजी हैं, क्योंकि किसान बिल तो अभी लागू है नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे करके सरकार ने भी कर रखा है। इनको बोलो 32 यूनियन लिख के दे दे कि ये हमारी एक मांग है, इस पर हम चले जाएंगे।
असल में ये एक साथ नहीं है, इनको कांग्रेस वाले बेकारे और वहां पे उकसा रहे हैं और ये कांग्रेस के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। बीजेपी हमेशा ये कह रही है कि कांग्रेस उकसा रही है। आप ये भी कहते हैं सिंघू बॉर्डर से गाजीपुर बॉर्डर होते होते अलग अलग संगठनों में मतभेद है। एक विधायक की, बीजेपी विधायक की पिटाई हुई और उसी पर सवाल ये कि एक विधायक की पिटाई किसानों की एक कैसी लड़ाई। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।